हेलो एवरीवन। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टर के हम पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे, राइट। एंड आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट मरवाना है एंड अकेले बैठकर सारे के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट रह न जाए। एंड इसी प्रकार से हमने 2023, 2024 एंड 2022 के भी सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करा रखे हैं चैप्टर वाइज, राइट। तो आप जाकर के हमारे चैनल को विजिट करिए। हमने सभी कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है। हर चैप्टर की आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस एंड उस चैप्टर के पूछे गए सारे पीवाईक्यूज कराए गए हैं, राइट। तो आप वहां से जाकर सभी कुछ देख सकते हैं एंड अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जनाब फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जनाब पीरियोडिक टेबल चैप्टर को हम इस तरीके से भी जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, राइट। तो जनाब ये सेम ही चैप्टर नेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 25 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया था, बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, कुछ भी छूटने ना पाए, राइट। Inert gases have positive electron gain enthalpy. Inert gases have positive electron gain enthalpy. Its correct order is. तो बेसिकली हमें नोबेल गैसेस के कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं और हमको बताने हैं कि कौन सा ऑर्डर सही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, रिक्वायर्ड और रिलीज्ड यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव भी हो सकता है एंड डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव यानी कि ये हो जाएगी एंडोथर्मिक, यानी कि यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वहां पर होगी जहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, एंड एक्सोथर्मिक वहां पर होगी जहां पर एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम। एंड एंडोथर्मिक कहां पर होगी जनाब, यहां पर अभी हमने देखा कि इनर्ट गैसेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जनाब इनर्ट गैसेज नोबेल गैसेज बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो यदि हम वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट में ऐड हो सके, राइट। तो बेसिकली सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों पॉसिबल होते हैं। तो जनाब अभी के लिए इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, बट हम आपको 4 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना चाहेंगे। ग्रुप नंबर 1, 16, 17 एंड 18, क्योंकि जनाब यही 4 ग्रुप हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एंड मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं ग्रुप से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड, राइट। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज। आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है मतलब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर साइन से कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होती चली जाती है, राइट। तो ये तो हो गया जनरल ट्रेंड, बट जनरल ट्रेंड फॉलो इतनी आसानी से होता नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो हमें कुछ ट्रेंड याद करने पड़ेंगे। ग्रुप 1 के लिए तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो हमें ग्रुप 1 के लिए इस ट्रेंड को फॉलो करते ही चले जाना है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर हमें मिल पा रहा होगा। तो ग्रुप 1 क्या होता है, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ आपने याद किया होगा। हेलिना की रब से फरियाद, राइट। ये हमें याद करने के कुछ तरीके पता होते हैं, आपको भी पता होंगे। हेलिना की रब से फरियाद यानी कि यही ट्रेंड फॉलो होगा, यहाँ पर जनाब कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में। पर जब हम बात करेंगे 16 की, ग्रुप नंबर 16 यानी कि ग्रुप नंबर 16 में क्या होगा जनाब, ऑक्सीजन का ग्रुप होगा वो, उससे टीपो, ऐसा कुछ आपने याद किया होगा। ग्रुप नंबर 16 का ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं उस से टीपो, राइट। ये होता है ग्रुप का ऑर्डर, सबसे ऊपर ऑक्सीजन होता है, उसके बाद इस तरीके से होता है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑर्डर होना चाहिए। बट एक्सेप्शन क्या होती है जनाब, ऑक्सीजन जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे चला जाएगा और बाकी 4 एज इट इज रहेंगे, बट ऑक्सीजन सबसे आगे से सबसे पीछे चला जाएगा। तो जनाब जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर होने वाला है वो होगा SETEPO एंड लास्ट में हो जाएगा ऑक्सीजन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन सबसे आगे से सबसे पीछे चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। एंड अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 के लिए, यानी कि हेलोजन ग्रुप के लिए।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ऐसा होता है, ये आपको सभी को याद होगा। बट यहाँ पर भी एक गड़बड़ है, फ्लोरीन क्लोरीन स्विच हो जाते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन स्विच हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जनाब क्लोरीन आगे आएगा, फ्लोरीन उससे पीछे आएगा, बट एक बार फिर से ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में स्टैटिन, राइट। ये ट्रेंड फॉलो होने वाला है ग्रुप नंबर 17 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। और अभी हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 की, जो हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर भी ग्रुप नंबर 16 की तरह ही सबसे आगे वाला सबसे पीछे चला जाएगा। ग्रुप नंबर 18 का ट्रेंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप नंबर 18 का क्या होना चाहिए, इसके बेसिस पर हीलियम, ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओके, थोड़ी सी गलती हुई है हमसे, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, एंड रेडॉन। ये होना चाहिए क्योंकि जनाब हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बट ऐसा होगा नहीं। हीलियम जो सबसे आगे था वो जनाब सबसे पीछे चला जाएगा, जैसा कि ग्रुप नंबर 16 में हुआ था, उसी तरीके से ग्रुप नंबर 18 में भी होगा, हीलियम सबसे आगे से सबसे पीछे चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर जनाब नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आर्गन एंड क्रिप्टन की लगभग सेम ही होती है, आर्गन एंड क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम ही होती है। उसके बाद जेनॉन, रेडॉन एंड लास्ट में जनाब आ जाएगा हीलियम, जो कि सबसे आगे था, आगे होना चाहिए था बट सबसे पीछे हो जाएगा, राइट। तो जनाब ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हम मार्क कर देते हैं कि ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको एज इट इज याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ 18 ग्रुप के बारे में पूछा गया है, बट आगे के क्वेश्चंस में इनसे भी पूछा जा सकता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बहुत ही अलग थलग नहीं आने वाला, वही आएगा जो आप कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो अब हम अपने आंसर को देखेंगे कौन सा आंसर सही होने वाला है। ओके, नियॉन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नियॉन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हीलियम सबसे कम होना चाहिए, ओके। नियॉन के बाद जनाब ऑर्गन तो यहाँ पर है नहीं, तो क्रिप्टन, ओके। सो दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। एंड यदि आपको ये ना पता होता तो निश्चित तौर पर जनाब आप ऑप्शन 1 को टिक करने वाले थे। देख पाएंगे आप हीलियम सबसे आगे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, तो आप निश्चित तौर पे ऑप्शन 1 को टिक कर देते एंड -1 घर आ जाता, राइट। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको फंसाने के लिए एक ऐसा ऑप्शन जरूर दिया जाएगा जो आपके दिमाग में पहले क्लिक करेगा, तो ये सभी कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, which of the following represent the correct order of metallic character, mark my words, metallic character of the given elements। तो मेटेलिक कैरेक्टर का जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा एंड टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, राइट। ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता चला जाएगा। प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ता चला जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा, राइट। जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही बेहतर मेटल होगा। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोटॉन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा। इसी वजह से जनाब टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जा रहा है एंड प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। जनाब सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम में बताना है हमको कि क्या ऑर्डर सही होने वाला है। तो एक बार हम लिखना की कोशिश करेंगे, लीना की, यानी कि जनाब पोटेशियम जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम के लिए जनाब हमें ये आना चाहिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, राइट। बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हमें यहाँ से मिल गया। एंड और हमें क्या चाहिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए जनाब आपको ये पता होना चाहिए, उससे टीपो नहीं जनाब, कार्बन, ओके, कहें सीता जी सुनो पार्वती, ये आपको याद होगा। तो कार्बन के ग्रुप में होता है सिलिकॉन। तो हम यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट की हमको जरूरत है उसको हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले
बेरिलियम के बारे में हमको देखना है, मैग्नीशियम के बारे में देखना है, एंड पोटेशियम, देन सिलिकॉन। जनाब जब आप इनको पढ़ रहे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, तो आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये चारों मेटल नहीं है, राइट? ये चारों मेटल नहीं है, यहाँ पर सिलिकॉन मेटलॉइड होता है, सिलिकॉन इज मेटलॉइड। जनाब सिलिकॉन मेटलॉइड है, ये तीनों मेटल्स है, तो निश्चित तौर पे सिलिकॉन का मेटेलिक कैरेक्टर इन तीनों से कम होने वाला है। ये बात आपको क्लिक करनी चाहिए इनको देखते ही देखते। यहाँ पर इसकी जरूरत बाद में पड़नी चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन मेटलॉइड होता है तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर इन तीनों से कम होगा। तो जनाब सिलिकॉन का तो सबसे कम होने वाला है, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे सिलिकॉन सबसे कम हो? ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया, हमें जनरल ट्रेंड की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, राइट? हमने ऑप्शन 1 को टिक कर दिया सिर्फ इस बेसिस पे कि सिलिकॉन एक मेटलॉइड होता है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होने वाला है। बट फिर भी हम जनरल ट्रेंड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हमने कहा टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो जनाब निश्चित तौर पे मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए बेरिलियम से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बेरिलियम से मेटेलिक कैरेक्टर मैग्नीशियम का ज़्यादा है। एंड थोड़ा और नीचे जब आएंगे तो कैल्शियम नहीं, सॉरी कैल्शियम नहीं जनाब, पोटेशियम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि जनाब पोटेशियम और भी नीचे है, एंड उसी तरीके से सिलिकॉन सबसे कम होने वाला है, तो जनाब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आपको सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए थी इसके लिए, सिलिकॉन मेटलॉइड होता है तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया था, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए हेलोजन के बारे में, यदि नहीं पता है तो अभी सुन लो। काला बंदर फिर इंडिया में, ऐसा कुछ आपको याद करना पड़ेगा। Cl2 काला बंदर फिर इंडिया में, ये जनाब ऑर्डर होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। एंड ये आप कैसे याद करेंगे? काला बंदर फिर इंडिया में, जनाब बंदर है तो तोड़ फोड़ करना उसका स्वभाव है, वो तोड़ फोड़ मचाएगा, तोड़ फोड़ मचाएगा मतलब बॉन्ड डिसोशिएट करेगा, राइट? इस तरीके से आप कुछ कुछ याद कर सकते हैं। तो फिलहाल हाईएस्ट हमसे पूछा गया तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, क्योंकि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। यदि सबसे कम पूछा जाता तो हम I2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर रहे होते। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, अभी तक के पूछे हुए तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचने की जरूरत पड़ रही थी, बट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 30 जन शिफ्ट 1 को पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पर हमें कुछ एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इन एटॉमिक नंबर के एलिमेंट किस ब्लॉक में रहेंगे। 37, 78, 52 एंड 65। ओके, तो इसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से गेस कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये आपको पता होना चाहिए। इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे जनाब? हीलियम का हो जाएगा 2, नियॉन का 10, देन 18, 36 एंड 54, देन 86, राइट? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। +8 करेंगे, +8 करेंगे, +18 करेंगे, +18 करेंगे, +32 करेंगे एंड एक बार फिर से +32 करेंगे, तो जनाब और हमें नोबेल गैसेज मिल रही होंगी। फिलहाल हम 36 पे फोकस करते हैं, क्रिप्टन 36, क्योंकि जनाब यहाँ पर 37 लिखा हुआ है। आपने देखा 36 पी ब्लॉक का सबसे लास्ट ग्रुप होता है 36, 0 ग्रुप, राइट? एंड जैसे ही आप उसमें +1 करेंगे यानी कि 37 करेंगे तो जनाब वो एस ब्लॉक में आने वाला है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। जैसे ही आप +1 करेंगे तो निश्चित तौर पे जनाब वो एस ब्लॉक यानी कि ग्रुप 1 में आ जाएगा। तो 37 का हो जाएगा एस ब्लॉक यानी कि ऑप्शन ए का हो जाएगा 4th, राइट? इतना तो हमने पता कर लिया। एंड अभी हम एफ ब्लॉक को पता करते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के बारे में पता करने में हमें आसानी रहेगी। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक लैंथेनाइड्स एग्जिस्ट करते हैं? तो आपको ये पता होगा कि 58 से 71 के एटॉमिक नंबर के बीच में लैंथेनाइड्स होते हैं, यानी कि 4F सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। और हम एक्टिनाइड्स की यदि बात करें, एक्टिनाइड्स की बात करते हैं तो हम 89 से 102 के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, क्योंकि जनाब ये होंगे 5F सीरीज में। बेसिकली 58 से 71 एंड 89 से 102 ये सारे एलिमेंट्स F ब्लॉक में होंगे। तो क्या ऐसा कोई नंबर है यहाँ पर जो इनमें सेटिस्फाई कर रहा हो? 78 तो जनाब नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 65, राइट? 65 यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, इन दोनों के बीच में 65 मिल रहा होगा, तो एटॉमिक नंबर 65 वाला एलिमेंट F ब्लॉक में होगा। F ब्लॉक 4F सीरीज में 65
वाला एलिमेंट होने वाला है। तो जनाब डी का हो जाएगा थर्ड, राइट। 65 एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक का होगा। तो क्या इन दोनों के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाए हैं अभी तक? ए का फोर्थ, डी का थर्ड, ए फोर्थ डी थर्ड, ओके, ए फोर्थ डी थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो गया। हमें सिर्फ 2 आने चाहिए थे एंड हम आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते, राइट। पर फिर भी हम 78 एंड 52 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को पता करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ पर होंगे, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, कहाँ पर होंगे। तो उसके लिए हमें 78 से हमें ये देखना होगा ये कहाँ पर होगा। थोड़ा बहुत हम इधर उधर का दिमाग लगाएंगे ताकि हम सही आंसर तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि जनाब इसका एग्जैक्ट लॉजिक वगैरह कुछ नहीं होता है। 71 ये एफ ब्लॉक खत्म हुआ है 71 पे, एंड जैसे ही हम 72 की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली डी ब्लॉक में आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, डी ब्लॉक में तुरंत आ जाएगा 72। एंड डी ब्लॉक 72 से लेकर 80 तक होता है। 72 से लेकर 80 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एंड जनाब आप देख पा रहे होंगे 78 80 से पहले ही आएगा, तो निश्चित तौर पे वो भी डी ब्लॉक में ही होने वाला है। तो बी का हो जाएगा सेकेंड, एंड लास्ट में सी का तो जनाब फर्स्ट होने ही वाला है, क्योंकि ये होगा पी ब्लॉक में। तो हम देख लेते हैं क्या हमने सही किया। बी का सेकेंड होना चाहिए एंड सी का फर्स्ट, बी का सेकेंड होना चाहिए एंड सी का फर्स्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने बिल्कुल ही सही किया है। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। आपको नोबेल गैसेज के एटॉमिक नंबर एज इट इज याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन क्रैक करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई। हमें आयनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सही वाला वो भी। ओके, तो जनाब हम क्लोरीन को लिखेंगे, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सल्फर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्लोरीन जनाब 70 प्रोटॉन्स होते हैं, 17 एंड कैल्शियम में होगा 20, पोटेशियम में होता है 19 एंड सल्फर में होता है 16। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, राइट। सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आपने याद किया होगा एटॉमिक नंबर के तरीके से। एंड अभी इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्लोरीन में 17 होते हैं बट -1 है, तो जनाब 18 हो जाएगा। कैल्शियम में 20 होते हैं लेकिन 2 प्लस होने की वजह से इससे 2 हट जाएंगे, 18। एंड कैल्शियम में भी 18 होंगे एंड एट द एंड सल्फर में भी 18 हो जाएंगे। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट 2 निगेटिव होने की वजह से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एंड OMG जनाब कुछ तो हुआ है यहाँ पर, 18 यानी कि ये हो गया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सारी की सारी ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जनाब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होने वाली है। सिर्फ इसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। निगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी, तो S2- सही है यहाँ पर, तो सही है, बट ये गलत हो गया जनाब। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है सल्फर में, 2 निगेटिव, फिर 1 निगेटिव, उसके बाद 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। जैसा कि आप देख पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक रेडियाई। ओके, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को सही कर दिया। बट ऐसा क्यों होता है? ये वाला ट्रेंड ऐसा क्यों हुआ? मतलब कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा ना, ऐसा आखिरकार हुआ क्यों? तो जनाब आप बहुत ही आसानी से समझिए। क्लोरीन है, उसके पास 17 प्रोटॉन्स हैं, बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन्स हैं एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सीधी सी बात है 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। एंड उसी तरीके से कैल्शियम में भी होगा। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन है एंड 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी। तो जनाब आप खुद बताइए कि कौन सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल कर पाएगा? निश्चित तौर पर जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर पाएगा, यानी कि उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स उतना ही छोटा साइज, जितने कम प्रोटॉन्स उतना ही बड़ा साइज, क्योंकि पुल करने के लिए जनाब पावर कम होगी। जैसा कि हम सल्फर में देख पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो 18 ही हैं। तो निश्चित तौर पे इसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि प्रोटॉन अपना इन्फ्लुएंस कम डाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पे। तो निश्चित तौर पे जनाब सल्फर का साइज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन क्लोरीन एंड देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जो कि बहुत टफ तो हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं
कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं करनी है हमको, बहुत ही आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी क्रैक हो जाएगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 31 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया था। Nd2+ है जनाब यहाँ पर, नियोडीमियम 2+, एंड ये होता है F ब्लॉक का एलिमेंट। आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। Nd2+ नियोडीमियम बेसिकली ये होता है 4F सीरीज का एलिमेंट। एंड आपको हमने कहा था कि F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि जनाब बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे पूछे जाते हैं, चाहे वो एक्टिनाइड हो या फिर लैंथेनाइड हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपको याद करना है तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के प्लेलिस्ट में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न कर पाएंगे। फिलहाल हम एन डी यानी कि नियोडीमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो वो होगी 4F4 5D0 6X2। पर हमें यहाँ पर नियोडीमियम 2+ की बतानी है, तो जनाब Nd2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन हमको हटाने हैं, डी में तो कुछ वैसे भी नहीं है तो हटाएंगे क्या? तो जनाब s ऑर्बिटल से ही हम दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। तो 4F0 5D0 4F0 नहीं जनाब 4F4 होगा, सॉरी 4F4 एंड 5D0 6S0। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है 4F4। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है जनाब 4F4। Nd2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4F4, राइट। ना ही s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ना ही d ऑर्बिटल में होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। यदि आपको ये आता था, यदि आपने ये याद किया हुआ था, जो कि आपको करना चाहिए, तो 5 से 6 सेकंड के अंदर जनाब आप 4 मार्क्स सिक्योर कर पा रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चुटकियों में जनाब आपको नंबर मिलने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो बेसिकली जनाब ये क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है, एंड ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ साइड पे जा रहे होते हैं, क्योंकि ये जनाब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट दिए होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। यदि सही है तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होती है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमसे कोई भी गलती होने न पाए। असर्शन ए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। ओके, तो हमसे पूछा गया है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो निश्चित तौर पे जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है एंड 3D सीरीज एलिमेंट्स इज मोर देन। ओके, तो आप सभी को पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स ज़्यादा होती है ग्रुप 2 मेटल से, राइट। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। पर हम रीजन को देखेंगे। रीजन आर इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। ओके, इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, 3D सीरीज में सक्सेसिव फिलिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब। सक्सेसिव फिलिंग होती है, एंड ऐसा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा, राइट, एंड वहाँ पे आपने इसको परफॉर्म भी किया है, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट इन दोनों का कोई भी लिंक नहीं है। वो अलग बात है, ये अलग बात है। असर्शन कुछ अलग बता रहा है, रीजन कुछ अलग बता रहा है, दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। आई रिपीट, दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ पर कोई भी रीजन, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अभी तक तो सही है, बट अभी आगे देखेंगे एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं जनाब, कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही, ये दोनों अपने आप में स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ना है, कुछ भी मिस ना होने पाए हमसे, अदरवाइज आप +4 की बजाय -1 बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे, राइट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 31 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल्स। ओके, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल्स यानी कि F7 होना चाहिए, राइट। हाफ फिल्ड मीन्स F7। हमें एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं SM EU TB GD PM। ओके, तो हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F ब्लॉक के आपको आने चाहिए, यदि नहीं आते हैं तो जनाब आपको बहुत ही बड़ा दिक्कत होने वाली है, राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। SM हमें एटॉमिक नंबर बताया गया है, EU एंड सो यस, अभी हमने इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया है। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा सही करेंगे, यहाँ पर जनाब जेनॉन भी होगा, तो एक बार हम इसको सही कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो हम PM को यहाँ पर लिख लेते हैं, जेनॉन एंड 4F
SN5,6H2, राइट। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली है, SmEu Tb Gd Pm, ऑल राइट। समैरियम होता है जनाब Sm। तो जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 54। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो 54 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। अब बाकी के जनाब कितने बचे हैं? 62, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। तो अब हम वहां पर फिलिंग कैसे करेंगे? तो जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f6 6h2। डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट। 4f6 6h2, तो हमें क्या पता होना चाहिए? 4f7 हमें चाहिए, क्योंकि जनाब हाफ फिल चाहिए, तो यानी कि 4f7 चाहिए, तो समारियम वाला ऑप्शन नहीं होने वाला। एंड नाउ EU, यहाँ पर भी जेनॉन 54 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे, एंड जेनॉन EU कहाँ पर लिखा हुआ है? 63, यानी कि हमें अभी 9 इलेक्ट्रॉन्स को और ऐड करना है। 4f7 6h2, जनाब 4f7 यही तो हमें चाहिए था, हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि 4f7, तो ये हमारे आंसर में काउंट होने वाला है, राइट। एंड अब हम बात करेंगे TB, यानी कि जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन 4f9 6h2, 4f9 हमें नहीं चाहिए, 4f7 हमको चाहिए, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। गैडोलियम एंड जेनॉन 4f7 5d1 होता है यहाँ पर, इसमें d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 6h2 4f7, हमें 4f7 ही चाहिए हाफ फील्ड, तो ये भी हमारे आंसर में होगा। यूरोपियम एंड गैडोलियम हमारे आंसर में होगा। एंड पीएम निश्चित तौर पे जनाब ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4f5 है, हमें 4f7 चाहिए। यूरोपियम एंड गैडोलियम यानी कि B एंड D सही ऑप्शन होंगे क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है? ओके, यस, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। B एंड D ओनली विल हैव 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट राइट। तो इनके हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल होंगे इन ग्राउंड स्टेट, ये भी हमें ध्यान में रखना था, इन देयर ग्राउंड स्टेट पूछा गया था। ओके, तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन f ब्लॉक के एलिमेंट्स की आनी ही चाहिए। कैसी भी हालत में आपको f ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन क्रैक हो पा रहे होंगे, अदरवाइज जनाब होंगे नहीं, राइट। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, आई गेस, यस, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 को पूछा गया था। फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स डिनोटेड एज डेल्टा EGH, द इनकरेक्ट ऑप्शन इज, जनाब हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, SSE, IAT, TEPO। आपको अभी याद आ रहा होगा कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, आपसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ 4 ग्रुप से पूछा जाएगा, राइट। ग्रुप नंबर 1, 16, 17 एंड 18, इन 4 ग्रुप्स की यदि आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड आता है ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से आया हुआ है। SSE, सल्फर एंड सेलेनियम, तो जनाब ये भी ग्रुप नंबर 16 से है। IAT ये भी 17 से है। TEPO जनाब ये भी 16 ग्रुप से ही है, राइट। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 1, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, इनके ट्रेंड को याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के क्वेश्चन क्रैक होने ही होने हैं, राइट। तो यहाँ पर जनाब क्या था, यदि आप देखना चाहें तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। हम आपको जाकर दिखा देते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या एक्सप्लेन किया हुआ था। जस्ट अ सेकेंड। अब हम देखेंगे ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। फिलहाल हमको ग्रुप नंबर 16 एंड ग्रुप नंबर 17 के ट्रेंड से ही मतलब है। SSETEPOO, जो ऑक्सीजन सबसे आगे होना चाहिए था वो सबसे पीछे चला गया था ग्रुप नंबर 16 में। एंड ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन एंड फ्लोरीन का स्विचिंग हो गई थी, बाकी सब कुछ सेम ही रहा था, राइट। अब हम वापस से अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हम देखेंगे यहाँ पर क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में हम देखेंगे क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जब हम इसको सही से देखेंगे तो क्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए फ्लोरीन से, राइट। ऐसा ही अभी आपने पढ़ा, क्योंकि फ्लोरीन एंड क्लोरीन की स्विचिंग हो जाती है। एंड ऑप्शन नंबर 2 SSE, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि S आगे था SE से, राइट, क्योंकि O की स्विचिंग हुई है। O सबसे आगे था, O सबसे पीछे चला गया, बट S एंड SE जनरल ट्रेंड ही फॉलो कर रहे होंगे, दैट इज टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, राइट। एंड नाउ द थर्ड ऑप्शन IAT, यहाँ पर भी जनाब I इस तरीके से होगा एंड AT, I यानी कि जनाब आयोडीन एंड AT स्टेटिन, राइट। TEPO, इसमें भी जनाब कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला उससे। TPO यानी कि TPO ये होगा। अब जनाब आप जब इस ट्रेंड को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये भी इनकरेक्ट नजर आएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो जनाब आपको ये सही नजर आएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन भी गलत नजर आएगा एंड ये वाला ऑप्शन भी आपको रॉन्ग ही नजर आएगा। बट आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, बट इनकरेक्ट तो 3 है। ऐसा क्यों, क्या दिक्कत हो रही है हमसे, क्या मिस हो रहा है।
एनटीए ने जब इसका आंसर दिया ना तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, तो उन्होंने माइनस साइन को भी इंक्लूड कर लिया है। जैसा कि हमने कहा था आपको माइनस साइन इंक्लूड नहीं करना होता है। यदि एनटीए चाहता था कि आप माइनस साइन इंक्लूड करें तो यहाँ पर उनको सही से बताना भी चाहिए था, राइट, बट उन्होंने नहीं बताया है। एनटीए तो जनाब एनटीए है, अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपको ही गेस करना चाहिए था कि 3 तो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन सही होगा। तो जनाब निश्चित तौर पे निगेटिव को जब हम इंक्लूड करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। तो क्लोरीन कम हो जाएगा फ्लोरीन से, एंड Fe कम हो जाएगा सल्फर से। Fe तो पहले ही कम था जनाब, ये गलत हो गया, सही से लिखेंगे हम सल्फर, ओके। एंड इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहे होंगे क्योंकि जनाब हमने निगेटिव साइन को इंक्लूड किया है। थोड़ी सी हम स्क्रीन ऊपर करते हैं, ओके, राइट, क्योंकि निगेटिव साइन इंक्लूड करने के बाद ये सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, TEPO। एंड अभी जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऑप्शन नंबर 2 सही मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है वो गलत है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है इस क्वेश्चन में, क्लियर तरीके से बताना चाहिए था कि यहाँ पर निगेटिव साइन को इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है, बट इट्स ओके, इतना तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि जनाब एनटीए है, कुछ भी कर सकता है। एंड फाइनली हमने अपने 9 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जो कि पीरियोडिक टेबल से पूछे गए थे जनवरी अटेम्प्ट 2023 में। आई गेस आप सभी ने बहुत ही अच्छे से इनको कंप्लीट किया है। तो फिलहाल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये चैप्टर्स हर हाल में करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 24 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है हमसे इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज N2 N2 पॉजिटिव, O2 O2 पॉजिटिव। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। यदि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ से जाएंगे तो जनाब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए हमको। तो जनाब यहाँ से हम टाइम बचाएंगे एंड फिजिक्स मैथ्स में लगाएंगे, तब जाकर हमारी रैंक अच्छी आ रही होगी। तो फिलहाल हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 242 जैसा आपने कुछ पढ़ा होगा, 242, राइट। तो जनाब हमें पता होना चाहिए ये होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड इस तरफ होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। इस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एंड ये हो जाएगा पाई, ओके। 2 यहाँ पर होगा 4 2 4 2, ऐसा कुछ होने वाला है। फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए, आगे समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होगा। अभी हम N2 को देखते हैं। N2 नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। N2 है तो जनाब 10 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, N2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही ध्यान से देखना है किस तरीके से हम बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। इस तरीके से होगा 1 2 3 4 एंड जनाब यहाँ पर 4 होने वाले हैं, राइट। 1 2 3 4 एंड 1 2। तो यहाँ पर तो अब इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं, तो जनाब निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे कि इसकी भी पेयरिंग है, इसकी भी पेयरिंग है, इसकी भी पेयरिंग है। इसको हम इस तरीके से नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी पेयरिंग इस तरीके से हो जाएगी एंड इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, इन दोनों की भी पेयरिंग हो जाएगी। एंड हमसे पूछा गया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जनाब यहाँ पर हमें तो अनपेयर्ड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो निश्चित तौर पे N2 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा क्योंकि जनाब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड बता रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा गलत। अब हम N2 पॉजिटिव को देखते हैं। N2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N2 10 -1 हो जाएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे N2 पॉजिटिव में, राइट। 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा। इसको हम फिलहाल के लिए रफ करते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन को भी सही से एक्सप्लेन कर सकें, ओके। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 8 9 10 के लिए जनाब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसकी पेयरिंग हो जाएगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी एंड इसकी भी पेयरिंग हो जाएगी, बट इसका तो कोई पेयर है ही नहीं, ये जनाब अनपेयर्ड रह जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा N2 प्लस में, N2 पॉजिटिव में।
तो जनाब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो इससे तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, राइट, वो दोनों में ही है, तो यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। और अभी हम बात करेंगे O2 के बारे में। ये जनाब ट्रिकी है, ये इतना आसान नहीं है जितना कि आपको लग रहा होगा, राइट। O2 यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 + 6 जनाब 12। तो O2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमको करनी है, बहुत ही ध्यान से देखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और अभी हम जो बात करेंगे 12 की, तो जनाब 11 12 इस तरीके से होगा, एंड यहाँ पर इनका पेयर नहीं है। आप इनको पेयर मत कर दीजिएगा इस तरीके से, ये दोनों के दोनों ही अनपेयर्ड हैं, क्योंकि इनकी पेयरिंग के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे जो यहाँ पर होने चाहिए थे इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल इनकी तो पेयरिंग हम कर ही देते हैं, इनकी पेयरिंग हो जाएगी, बट ये जो 2 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इनकी पेयरिंग नहीं होगी। तो जनाब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ना कि 0, राइट। क्योंकि जनाब सिंपली तौर पे यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, एंड ऑप्शन नंबर 3 को आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, एंड आपको -1 मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए हमने कहा था कि O2 ऑक्सीजन को बहुत ही ध्यान से देखना है। जनाब यहाँ पर होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, जो कि आपको यहाँ पर 2 लिखा दिख रहा होगा, ओके। एंड जब आप O2 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला एक नहीं होगा, इसको हम इरेजर से हटा देते हैं निश्चित तौर पे जनाब यहाँ पर, ओके। ये हम O2 पॉजिटिव के बारे में बता रहे हैं। O2 पॉजिटिव होगा तो जनाब इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया, पेन को हम वापस लेकर आते हैं। O2 पॉजिटिव यहाँ पर होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहीं से सही हो जाता है, ओके। तो O2 डाई ऑक्सीजन के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत करने ही वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से वापस जरूर देखना है ताकि आप दोबारा से इसको गलत ना करें, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 25 जनवरी शिफ्ट 1 को पूछा गया था। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, यानी कि O3 का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, देन बताना है कि वहां पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, O2, वेरी सिंपल। एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, तो जनाब 1 2 3 4 5 6 इन दोनों में बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, तो 2 लोन पेयर यहाँ पर होंगे, इसी तरीके से 2 लोन पेयर यहाँ पर होंगे। पर हमने ये ऑक्सीजन ड्राई ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाया O2 का, बट हमको चाहिए ओजोन का। ओजोन के स्ट्रक्चर के लिए जनाब इस तरीके से बनाएंगे हम, बहुत ही ध्यान से देखना है ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर इस तरीके से होता है, ओके। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहले से थे, वो अभी भी यहाँ पर रहेंगे, बट यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है क्योंकि जनाब वो यहाँ पर चले जाते हैं, बट इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसको सर्कल कर देते हैं हम। O3 ओजोन का ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए एज इट इज, क्योंकि जनाब कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने खुद 3-4 बार इस पर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो हमसे पूछा क्या गया था, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें 1 2 3 4 5 6 इनकी काउंटिंग करनी थी। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे हैं, इस पे 1 है एंड इस पे 2 है, यानी कि 6 हमको यहाँ पर लिखना था, एंड हमको 4 नंबर मिल जाते बहुत ही आसानी से। O3 का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, निश्चित तौर पे ओजोन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इसको आप छोड़ करके एग्जाम में नहीं जा सकते। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ओके। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है तो जनाब आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले के इसमें आपको लगेगा कि आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड by convention it is depicted by a small arrow with the tail on the negative center and head pointing towards the positive center। कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल हम HF एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आपको फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो निश्चित तौर पे जनाब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो जो हम डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं ना केमिस्ट्री में। इस पे हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे हो जाएगा डेल निगेटिव चार्ज, एंड इस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट को बताते हैं। तो अब हम वापस से इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन द निगेटिव सेंटर
विद टेल ऑन द निगेटिव सेंटर। तो क्या जनाब टेल निगेटिव सेंटर पर है? आप निश्चित तौर पे देखेंगे एंड कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। टेल निगेटिव सेंटर पे कहाँ जनाब? पॉजिटिव सेंटर पे है। एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, बिल्कुल नहीं। हेड तो जनाब निगेटिव सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जनाब ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, राइट। पहली बार में जब आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा, पर ये स्टेटमेंट सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जनाब ये जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए होता है। ये जो भी होता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो हमने ये एरो ड्रॉ किया, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होता है। जनरल डेफिनेशन इसकी ये नहीं होती है। डाइपोल मोमेंट की जनरल डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता है। जो डाइपोल मोमेंट की जनरल डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग नहीं, वहां पर के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, बिल्कुल सही। इसे जनाब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो कि केमिस्ट्री में ऐसा होता है तो इसको सही से होना चाहिए, क्योंकि जनाब केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, बट फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, राइट। और एंड हम फिर से कहेंगे कि एनटीए को बताना चाहिए था कि जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है या फिर केमिस्ट्री बेस्ड, बट इट्स ओके। हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सही करेंगे, इस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे, क्योंकि जनाब जनरल डेफिनेशन में ये नहीं होगा। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2, द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डाइपोल मोमेंट सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ चार्जेज। नहीं जनाब, शिफ्ट ऑफ चार्जेज नहीं, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। डाइपोल मोमेंट में शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, चार्ज वार्ज कुछ नहीं होता है जनाब। तो जनाब ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉन्स होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिखा होता तो निश्चित तौर पे ये स्टेटमेंट सही होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। इस क्वेश्चन को भी यदि आप दोबारा करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, बट जनाब ये है बिल्कुल सही, कोई भी गलती इसमें है नहीं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 25 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसको हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो सबसे पहले हम इन सभी के डायग्राम्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से सही होंगे एंड कौन कौन से सही नहीं होंगे। तो यस, अभी हमने सभी के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया है। अभी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होगी एंड किसमें नहीं होगी, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, यस, पी एक्स पी वाई पी जेड के डायग्राम ये रहे जनाब, 2px 2py 2pz करके हमने लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं px py pz। एंड इनको देखते ही आप समझ पाएंगे कि ये तीनों के तीनों अलोंग द एक्सिस ही हैं, राइट। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस ही है, तो जनाब ये हमारे आंसर में काउंट होंगे। जस्ट अ सेकेंड, हम अपने पेन को चेंज कर लेते हैं ऑरेंज कलर, दैट्स इट। ओके, तो जनाब ये हमारे आंसर में काउंट होगा, ये हमारे आंसर में काउंट होगा, ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा, क्योंकि जनाब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होगी। ओके, एंड नाउ dxy dyz dxz, यहाँ पर आप इनके डायग्राम देख पाएंगे, 3dxz 3dxy 3dyz। थोड़ी सी हम स्क्रीन ऊपर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको इन तीनों में से कोई भी, आई रिपीट, इन तीनों में से कोई भी अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रखेगा। आप देख पाएंगे कि किसी में भी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, जैसा कि यहाँ पर था, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर भी एक्सिस के अलोंग है, यहाँ पर भी एक्सिस के ही अलोंग है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला। एंड अब हम लास्ट के दो देखते हैं। ये तीनों हो चुके हैं, dz² एंड dx - y²। ओके, तो जनाब ये हो जाएगा 3dz² का स्ट्रक्चर एंड ये होता है 3dx² y² का स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये दोनों भी अलोंग द एक्सिस ही हैं। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं एंड यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, राइट। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर। ओके, दैट्स गुड। तो ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा एंड ये भी हमारे आंसर में ही काउंट होने वाला है। जनाब हम अपनी काउंटिंग को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस रखते हैं। वो कौन कौन से हैं? px py pz एंड dz² dx² - y², राइट। तो 5 हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे एंड हमको 4 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, राइट। नाउ we are moving on to the next question, that is question number 5. According to molecular orbital theory, the bond order of O2 2 negative, CO and NO positive respectively are.
जनाब आप चाहें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जा सकते हैं, पर मैंने कहा वहाँ पर आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम निश्चित तौर पे आपको लगने वाला है, इसलिए हम डायरेक्ट कुछ ट्रिक्स बनाकर रखते हैं जिसकी वजह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। मैंने आपको दो ट्रिक बताई हुई हैं, एक 242 वाली जो हमने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन करी, एंड एक और ट्रिक है जिसकी बेसिस पे आप यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, उसके बाद जैसे ही हम पीछे जाएंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर माइनस करते जाएंगे, जिस तरीके से आगे जाएंगे 0.5 ऑर्डर प्लस करते जाएंगे। यदि इस बारे में आपको नहीं पता है तो हमारी रिवीजन प्लेलिस्ट में जाइए, केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, राइट। फिलहाल हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। O2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर हमें आउटर मोस्ट नहीं कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चाहिए। O2 यानी कि 8 + 8 16, राइट। 8 + 8 16 + 2 माइनस है, 2 निगेटिव होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को हम और ऐड करेंगे, 16 + 2 18। तो जनाब O2 2 निगेटिव के पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने कहा 14 का होता है 3, 14 के बाद 15 16 17 18, जैसे बढ़ते चले जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होता चला जाएगा। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, यहाँ पर हो जाएगा 2, 1.5 एंड लास्ट में 1, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। तो जनाब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा एंड ऑप्शन नंबर 1 2 3 में से कुछ भी सही हो सकता है। और अभी हम बात करेंगे CO की। CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 6 + 8 14, राइट। 6 + 8 14। अभी हमने कहा कि 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर 3 होने वाला है, राइट। तो उसके बेसिस पर हमने ऑप्शन नंबर 3 को भी निगलेक्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में से कोई एक होगा। और अब हम बात करेंगे NO पॉजिटिव की। NO पॉजिटिव यानी कि N 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 7 + 8 15, लेकिन पॉजिटिव है जिसकी वजह से हमको एक इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। 15 - 1 14, राइट। तो यहाँ पर भी 14 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होने वाला है। तो जनाब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 14 कैसे होगा हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 7 15, बट पॉजिटिव है जिसकी वजह से यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14, तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 3। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 10 से 15 सेकंड में आप इसको इजीली क्रैक कर सकते थे। तो यस, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था, राइट। यहाँ पर हमको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो जनाब बेसिकली ये क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें एक साथ मिलाकर पूछ ली जाती हैं, तो आपके 4-5 टॉपिक एक ही क्वेश्चन में टच कर लिए जाते हैं, राइट। तो बहुत ही ध्यान से हमको देखना है। फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर OF2 मॉलिक्यूल से रिलेटेड हमको 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2, FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री। ओके, सो दैट्स इट। सबसे पहले हम OF2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जनाब ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है OF2 का, बेंट शेप का होगा क्योंकि जनाब यहाँ पर लोन पेयर्स होंगे। तो कितने लोन पेयर होंगे, 2। हमें कैसे पता चला, क्योंकि जनाब ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं, तो बचे हैं कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2, ये 2 लोन पेयर हैं। एंड यही तो हमसे पूछा गया था, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इज 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। अब हम स्टेटमेंट बी को देखते हैं। FOF एंगल इज लेस देन 10.5 डिग्री। तो इस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो जनाब आपको पता होना चाहिए थीटा इज लेस देन 104.5 डिग्री। तो जनाब ये बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। थीटा इज लेस देन 104.5 डिग्री एंड यही तो हमसे यहाँ पर कहा गया है, FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री। ओके, दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट भी जनाब हो जाएगा बिल्कुल सही। स्टेटमेंट सी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। जब आप पहली नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस ये स्टेटमेंट भी सही है, पर जनाब यहाँ पर गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप फ्लोरीन को देख पा रहे हैं। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा का जनाब
पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ना फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। निश्चित तौर पे जनाब फ्लोरीन इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर आने वाला है -1, तो हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। यहाँ पर फ्लोरीन पे हो जाएगा -1, ऑक्सीजन पे हो जाएगा +1, यहाँ फ्लोरीन पे हो जाएगा -1, ऑक्सीजन पे हो जाएगा +1। तो ओके +1 होगा जनाब, +2 नहीं होगा। +1 +1 इक्वल टू +2। तो जनाब ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है +2 ना कि -2। यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 मॉलिक्यूल, जनाब इसको मत भूलिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 मॉलिक्यूल इज +2, राइट, +2। तो निश्चित तौर पे जनाब ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। एंड स्टेटमेंट डी, मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप्ड, बिल्कुल सही, बेंट वी शेप्ड का ही है। तो निश्चित तौर पे जनाब ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, लीनियर कहाँ जनाब, ये तो बेंट शेप है, तो जनाब इसको हम गलत कर देंगे। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हैं, ए बी डी, ओके ए बी डी, ये हमारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नहीं सॉरी स्टेटमेंट सही हैं ए बी डी। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। तो स्ट्रक्चर सिंपल सा था, कोई बहुत टफ स्ट्रक्चर भी नहीं है, एंड आसान से स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं, आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, राइट, वेरी सिंपल। तो यस जनाब, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है जनाब, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओके। तो एक लिस्ट में हमको मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दिए हुए हैं और हमको बताने हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेंट्रल एटम पर, ओके। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ए देखते हैं IF7, IF7 यानी कि आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 7, राइट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में हेलोजन्स में, राइट। तो आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। F7 यानी कि 7 फ्लोरीन इसमें से जुड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों से ही एक एक फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने नहीं वाला। तो IF7 के केस में होने वाला है 0, तो जनाब ए का हो जाएगा 4th, राइट। एंड अभी हम बात करेंगे ICl4 निगेटिव, ICl4 निगेटिव। अभी हमने देखा कि आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पर निगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा। तो जनाब IF7 निगेटिव के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 हो गए आयोडीन के, बट निगेटिव होने की वजह से हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। एंड और क्या है Cl4 यानी कि 4 क्लोरीन, 1 2 3 4 क्लोरीन इनसे जुड़ चुकी हैं। एंड अब हमारे पास बचे हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम पर, तो जनाब बी का हो जाएगा 2nd। एंड इसी तरीके से जब आप XeF6 को देखेंगे, XeF6, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो जनाब जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें से 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी होंगे, 1 2 3 4 5 6। जनाब यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा होगा, जनाब 6, ओके नहीं, सी का हो जाएगा 1, सी का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एंड जो हम डी की बात करेंगे जेनॉन F2, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जेनॉन के बाद, 2 फ्लोरीन के साथ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपको 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे सेंट्रल एटम पे। यदि आप जानना चाहते हैं तो एक बार फिर से हम फटाफट बना ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ चले जाएंगे बॉन्डिंग के लिए, 1 2 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेंट्रल एटम पे, तो जनाब डी का हो जाएगा 1st। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। ए का हो जाएगा 4th, ए का 4th यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 तो जनाब होगा नहीं, ICl4 निगेटिव। बी का हो जाएगा 3rd, बी 3rd, तो जनाब ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, सी का 2nd यानी कि ओके दैट्स ग्रेट, हमने बिल्कुल ही सही सॉल्व किया है। यहाँ पर यदि आपको 2 भी आते थे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट हमने एक्सप्लेन करने की वजह से चारों ऑप्शन को सही से बताया हुआ है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था। एंड ये क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली जनाब ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होना चाहिए था।
राइट। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही सॉल्व करेंगे। एंड बेसिकली ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। हाइब्रिडाइजेशन बताना बहुत ही आसान होता है, आपने ऐसे क्वेश्चन कई बार किए होंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सॉल्व कराएंगे, यहाँ पर नहीं करा सकते, राइट। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि 31 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यस जनाब, ये है केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पे हम इसको सॉल्व करेंगे। XeF4 सीशा, ओके, SF4, ये सारी चीजें हमने अपने रिवीजन वीडियो में बता रखी है, जहां पर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया गया है एंड शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में भी बताया गया है। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है। आसानी से आप 2 से 3 मिनट के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पा रहे होंगे, राइट। कुछ टेबल है जो आपको याद करनी है एंड सारे के सारे क्वेश्चन चुटकियों में जनाब आपसे सॉल्व होने ही वाले हैं, राइट। तो XeF4, यहाँ पर हमको लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, सॉरी, लोन पेयर एंड सिग्मा के बारे में पता होना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर के बारे में यदि हमको पता होगा तो निश्चित तौर पे जनाब हम ये सब कुछ बता पा रहे होंगे। XeF4 यानी कि 4 सिग्मा एंड जेनॉन पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है। जेनॉन पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो जनाब 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं, बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 लोन पेयर, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 लोन पेयर, तो जनाब XeF4 में 4 सिग्मा होंगे एंड 2 लोन पेयर होगा। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या बताया था, 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर के लिए जनाब होता है स्क्वायर प्लेनर, राइट। इसके लिए होता है स्क्वायर प्लेनर। ये हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, ऐसे बहुत सारे तरीके से 5 सिग्मा, 1 लोन पेयर, ये सभी कुछ हमने एक्सप्लेन किया है कि वहां पर शेप क्या होने वाली है। तो जनाब वो आपको टेबल याद होगी तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो रहे होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, राइट। तो SF4 सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 सिग्मा बॉन्डिंग में बिजी हैं, 4 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं सिग्मा बॉन्डिंग में, एंड सल्फर पर अब बचे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 लोन पेयर। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में जनाब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सीशा ज्योमेट्री होती है, सीशा शेप होता है, सॉरी, सीशा शेप। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में होता है स्क्वायर प्लेनर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में होता है सीशा शेप। तो क्या 2 से हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे? ए का जनाब होना चाहिए स्क्वायर प्लेनर सेकेंड, ए का सेकेंड, ओके। सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 यहीं से हट चुका है। एंड बी के केस में SF4 सीशा यानी कि बी का होना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट, यस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो चुका है हमारा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, 2 आते हैं तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन क्रैक हो रहा होगा, बट इसके बाद भी हम आगे पढ़ते हैं। NH4 पॉजिटिव, रिपीट, आई रिपीट, NH4 पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे जनाब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, बट पॉजिटिव होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो अभी बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 के चारों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में बिजी हैं, तो यानी कि 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, राइट, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। एंड ये क्या होता है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर केस में होता है जनाब टेट्राहेड्रल। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर यानी कि होता है टेट्राहेड्रल। एंड BRF3 यानी कि हेलोजन है ब्रोमीन, ब्रोमीन हेलोजन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, बचे हैं 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे यानी कि 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। एंड ये कब होता है, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर आपको याद होना चाहिए कि ये होता है बेंट शेप्ड का, राइट, बेंट शेप्ड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, इन सभी के केसेस में क्या शेप्स होते हैं। ये आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी, जो याद करना बहुत ही आसान है, हमने अपनी रिवीजन वीडियो में बता के रखा हुआ है, राइट। तो उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे, इधर उधर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा पेपर आ रहा है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो फिलहाल हम अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो जनाब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 31 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। Amongst the following the number of species having the linear shape। ओके, तो लीनियर शेप के लिए हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो लीनियर शेप रखते हैं। तो या तो आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए या फिर हमने जो एक टेबल बताई हुई है वो आपको आनी चाहिए। तो फिलहाल हम उस टेबल को यहाँ पर भी नोट डाउन कर देते हैं, राइट। तो यस जनाब, हमने अपनी टेबल को कंप्लीटली लिख लिया है। अब हम आपको 1 बाय 1 हर एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि इस टेबल को कैसे यूज करना है, राइट। एंड आप थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करते हैं, ओके। SP के केस में, एंड जनाब ये एरो के ऊपर आपको लोन पेयर दिखाई पड़ेंगे, राइट। एरो के ऊपर जो कुछ भी लिखा है ये सारे के सारे लोन पेयर्स हैं। SP के केस में
जीरो लोन पेयर लीनियर, sp2 के केस में जीरो लोन पेयर ट्राइगोनल प्लेनर शेप, sp2 के केस में वन लोन पेयर है तो बेंट या फिर एंगुलर शेप। इसी तरीके से आप आगे देखते जाएंगे। एंड sp3 के केस में जीरो लोन पेयर टेट्राहेड्रल, थ्री लोन पेयर लीनियर। तो जनाब इस तरीके से जो हम देखेंगे तो लीनियर हमको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, ये पूरी टेबल बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। कोई याद करना टफ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी। एंड जनाब आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो शेप में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल हमको लीनियर शेप के बारे में पता करना है, तो लीनियर शेप कहाँ कहाँ पर मिलेगा। लीनियर शेप जनाब एक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एंड एक यहाँ पर नजर आ रहा है, एंड एक यहाँ पर। तो लीनियर शेप के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, sp के केस में जीरो लोन पेयर, sp3 के केस में तीन लोन पेयर, sp3d के केस में तीन लोन पेयर, तभी हमारा शेप लीनियर होने वाला है। एंड sp, sp2, sp3 ये सारी चीजें कैसे पता करेंगे, तो जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 2 sp होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 3 sp2 होगा, इक्वल टू 4 sp3 होगा, एंड इक्वल टू 5 sp3d होने वाला है, इक्वल टू 6 sp3d2 होने वाला है, एंड इक्वल टू 7 sp3d3 होता है। यदि आपको नहीं पता है तो इसको भी याद कर लीजिए। राइट, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्रैक हो पा रहे होंगे। अभी जब हम इन स्पीसीज को देखेंगे तो हम पहले तो सिग्मा प्लस लोन पेयर करेंगे। यदि वहां पर सिग्मा प्लस लोन पेयर करने पे यदि 2 या फिर 4 या फिर 5 आ रहा है तभी हम आगे चेक करेंगे। राइट, क्योंकि 2 के सिग्मा प्लस लोन पेयर यदि इक्वल टू 2 आता है तो sp का केस होगा, एंड सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 आता है तो निश्चित तौर पे वो sp3 का केस होगा, एंड 5 के केस में sp3d होगा। राइट, तो जनाब आगे की समझने के लिए हमें इसको सिग्मा प्लस लोन पेयर सबसे पहले निकालने होंगे। XeF2 के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन पे। इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हमने पिछले 1-2 क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, तो XeF2 8 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। आई रिपीट, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, यानी कि 2 सिग्मा होने वाला है। राइट, 2 सिग्मा होने वाला है। अब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले XeF2 जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, एंड ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ये 3 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। 3 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं ये बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जनाब सिग्मा प्लस लोन पेयर यानी कि 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर इक्वल टू हो जाएगा 5 यानी कि ये केस हो जाएगा sp3d का। sp3d के केस में यदि 3 लोन पेयर हैं तभी वो लीनियर शेप रखेगा। तो जनाब यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं। राइट, 1 2 3, तो निश्चित तौर पे ये लीनियर शेप का ही होगा। XeF2 लीनियर शेप का होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको आसानी से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। राइट, अब हम I3 पॉजिटिव को देखेंगे। I3 पॉजिटिव, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव नजर आएगा। ये पॉजिटिव होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को हम हटा देंगे, तो जनाब बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। राइट, 1 2 3 4 5 6, एंड I3 यानी कि एक आयोडीन सेंट्रल एटम होगा एंड बाकी के 2 आयोडीन बॉन्डिंग के लिए यूज होंगे। तो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन होगा। 1 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सिग्मा प्लस लोन पेयर जब हम करेंगे I3 पॉजिटिव के केस में, सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इक्वल टू 4 आएगा, एंड 4 का मतलब होता है sp3। sp3 के केस में यदि 3 लोन पेयर होंगे जनाब तभी वो लीनियर होगा, अदरवाइज 2 के केस में बेंट हो जाएगा। sp3 के केस में 3 लोन पेयर हमको चाहिए, एंड यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 2 लोन पेयर, तो जनाब ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला। राइट, वेरी सिंपल, स्टेप वाइज सब कुछ समझते जाइए, क्वेश्चन क्रैक होता चला जाएगा। C3O2, इसका तो एज इट इज स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर होता है C3O2 का, इस तरीके से हम बनाते हैं। राइट, एंड निश्चित तौर पे जनाब ये लीनियर स्ट्रक्चर है, देखने में ही समझ में आ रहा है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो C3O2 भी हमारा आंसर में काउंट होगा। एंड इसी प्रकार से जब आप I3 निगेटिव देखेंगे, I3 पॉजिटिव था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया था, I3 निगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, यानी कि अब हमारे पास टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। राइट, क्योंकि आयोडीन में होते हैं 7। तो जनाब हम I3 निगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। I3 निगेटिव के लिए
1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 इसलिए क्योंकि जनाब निगेटिव है इसलिए। एंड यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे आयोडीन के साथ। 1 2 3 3 लोन पेयर आपको मिल जाएंगे। 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर इक्वल टू 5, यस यही तो है यहाँ पर लिखा हुआ। 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर इक्वल टू 5 एंड 3 लोन पेयर हैं। जैसा कि हमने कहा कि सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 5 sp3d होता है एंड sp3d के केस में यदि 3 लोन पेयर हैं तो निश्चित तौर पे जनाब वो हो जाएगा लीनियर शेप, राइट। तो जनाब I3 निगेटिव भी लीनियर शेप ही रखेगा। एंड CO2 आप सभी को पता है लीनियर शेप होता है क्योंकि जनाब इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है, राइट। ये हो जाएगा लीनियर। एंड SO2 लीनियर नहीं होगा, ये होता है बेंड शेप का। आप इस टेबल से इन दोनों को देख सकते हैं, राइट। फिलहाल हम जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। SO2 ये लीनियर शेप का नहीं होता है क्योंकि जनाब सल्फर पर होते हैं लोन पेयर, तो लोन पेयर होने की वजह से ये लीनियर शेप नहीं होता है, इसका होता है बेंट शेप। BeCl का भी जनाब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे। BeCl, जस्ट अ सेकेंड, ये भी होता है लीनियर शेप का, बहुत ही सिंपल है। BeCl क्या टफ है इसमें जनाब, राइट, लीनियर शेप है, तो ये हमारे आंसर में काउंट होगा, SO2 नहीं होगा। BCl2 निगेटिव यानी कि बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनाब, 3 होते हैं, बट निगेटिव है तो 4 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं 1 2 3, 3 बोरान में होता है एंड निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी होंगे तो सिग्मा प्लस एंड एक ये लोन पेयर हो जाएगा। सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 3। तो जनाब 3 की कोई जरूरत हमको है नहीं क्योंकि sp2 के किसी भी केस में लीनियर नहीं होता है, राइट। तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। अब हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं कितने लीनियर शेप की स्पीसीज हैं। तो जनाब XeF2, C3O2, I3 निगेटिव, CO2, BeCl2, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 जो है स्पीसीज लीनियर शेप रखेंगे तो जनाब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है क्योंकि स्क्रीन पे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। आप 1 बाय 1 करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, राइट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपनी अलग कॉपी बनाइए, वहाँ पर सभी PYQs को लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए ताकि आपको बाद में बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े, राइट, एंड आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनाब आपको ये टेबल एज इट इज याद होनी चाहिए, एज इट इज ये टेबल याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि sp2 के केस में ये लोन पेयर होते हैं तो ये कौन से शेप्स होते हैं, ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, राइट। क्योंकि तभी जनाब आप केमिकल बॉन्डिंग को मजबूत कर पा रहे होंगे क्योंकि जनाब इस टेबल का यूज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होने वाला है, राइट। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जनाब 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है, राइट, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है वो आपके क्लियर होते रहने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यदि आप अभी रिवाइज नहीं करेंगे तो जो भी आपने आज सीखा है वो निश्चित तौर पर आप भूल जाएंगे, राइट। तो जनाब रिविजन करते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।